मैं उस वक्त तीसरी कक्षा में था। तब मैं अपनी कक्षा में बैठा था और मेरा किसी से झगड़ा हो गया। तो उस दौरान टीचर ने मुझसे कहा कि तुम इतनी शरारत क्यों कर रहे हो। और फिर मैंने देखा कि मुझे लगता था उस दौरान से ही कि कोई मुझे माँ। क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? भागो, भागो, वो हमारे पीछे आ रहे हैं, भागो। लगता है हम पे आक्रमण होने वाला है। तो वो मैम ने हमसे पूछा कि आप बताइए किस तरह से आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं ढंग से, आप इतना लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं। और वेलकम बैक एवरीवन टू साइको प्रोफेसर। तो डिसऑर्डर के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। स्टार्ट करेंगे। अभी जो आपने देखा नमूना, वो था नमूना किसका? वो था नमूना आपके स्किज़ोफ्रेनिया का, जिसे हम कहते हैं हमारी भाषा में क्या? हमारी भाषा में कहते हैं उसे मनोविदलता, है ना? विचलन जानते हैं आप क्या होता है? विचलन होता है डेविएशन, है ना? तो इसी प्रकार से आपके अंदर भी, जैसा अभी अभी आपने उदाहरण देखा बहुत ही बेहतरीन, इसी प्रकार के डेविएशन, इसी प्रकार की विदलता चलती रहती है आपके मन में। इसलिए इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, मनोविदलता। मोस्ट आईएमपी, है ना? सवाल आपको इससे मिल सकता है। चलिए चलते हैं अपनी किताब के ऊपर। तो अभी तक हमने जो भी डिसऑर्डर देखे, कौन से देखे? वो हमने देखे पैनिक डिसऑर्डर और एंग्जाइटी डिसऑर्डर, दुश्चिंता विकारों की बात की। अब हम बात करेंगे इसी के अंदर मनोविदलता वर्णक्रम तथा अन्य मनोविक्षिप्ति विकार। मनोविदलता, स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा वर्णात्मक शब्द है जो मनस्तापी विकारों के लिए एक समूह के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब आपके स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर कई सारे विकार इस प्रकार से हो सकते हैं, जिसमें व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया में बाधा, है ना, उसकी थिंकिंग में। जैसे आपने देखा वो तीसरी कक्षा की बात करते करते आक्रमण की बात होने लगी। विचित्र प्रत्यक्षण, ऐसा लगता है कोई मारने आ रहा है। अस्वाभाविक सामवेगिक स्थितियां, इमोशन कंट्रोल नहीं हो पाता है, जहां हंसना है वहां रो देंगे, जहां रोना है वहां हंस देंगे। तथा पेशीय अपसामान्यता, एबनॉर्मलिटी देखने मिलेगी, के परिणाम स्वरूप उसकी व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक गतिविधियों में अवनति हो जाती है। बनी बात है, कोई अगर इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है तो लोग उसे सामान्य नहीं समझेंगे। यह एक अशक्तता या दुर्बलता का विकार है। किसका है ये? अशक्तता या दुर्बलता का विकार है। मनोविद्यता के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम रोगी और उसके परिवार तथा समाज के दोनों के लिए ही घातक होते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है समाज में, परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए। बात करेंगे कुछ हम इसके लक्षणों की। मनोविद्यता, आपके स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण क्या होते हैं? मनोविद्यता के लक्षण 3 श्रेणियों में समूहित किए जा सकते हैं, 1 2 3। पहला है सकारात्मक लक्षण, यानी कि पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स मिलेंगे, नेगेटिव सिम्टम्स मिलेंगे, और कौन से मिलेंगे हमको? साइको प्रोफेसर नहीं, साइको मोटर सिम्टम्स हमको मिलेंगे। सकारात्मक की बात करें तो क्या होगा? अर्थात विचार, संवेग और व्यवहार में अतिशयता हमको मिलेगी। मतलब ये जो भी विचार होंगे, संवेग होंगे और व्यवहार होंगे, इनमें बहुत हमको क्या मिलेगी? बहुत ज्यादा मिलेंगे, हमको एक्सेस में मिलेंगे, है ना? इमोशन भी बहुत हाई मिलेगा, व्यवहार भी बहुत हाई मिलेगा और विचार भी बहुत हाई मिलेगा। नकारात्मक संवेग की बात करें, अर्थात विचार, संवेग और व्यवहार, तीनों बात होगी। थॉट, इमोशन और बिहेवियर। थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर में, विचार, इमोशन, संवेग और बिहेवियर, व्यवहार में, है ना? अगर बहुत ज्यादा हाई मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? हमको पॉजिटिव सिम्टम्स मिल रहे हैं। और न्यूनता या कमी मिलेगी तो क्या बोलेंगे हमको नेगेटिव सिम्टम्स मिल रहे हैं। जैसा अभी आपने देखा कैरेक्टर के अंदर, एक कैरेक्टर क्या था जो आक्रमण के लिए बहुत पॉजिटिव सिम्टम्स, व्यवहार, बिहेवियर एकदम हाई लाउड हो गया। लेकिन वहीं पे जब वो बात तीसरी कक्षा की करता है तो बहुत ही न्यूनता, इमोशंस वगैरह में कुछ ज्यादा बदलाव दिखते नहीं है। तो ये दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी वीडियो देखना है तो इसके लिए आप फिर कभी आराम से आपको दिखा सकते हैं। तथा मन चालित लक्षण, यानी कि साइकोमोटर सिम्टम्स भी हमको देखने मिलते हैं। ध्यान क्या रखना है आपको इनके लक्षणों के बारे में? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और साइकोमोटर सिम्टम्स हमको मिलते हैं। सकारात्मक लक्षणों में व्यक्ति के व्यवहार में विकृत अतिशयता तथा विलक्षणता का बढ़ना पाया जाता है। भ्रमाशक्ति, असंगठित चिंतन एवं भाषा, प्रवर्धित प्रत्यक्षण और विभ्रम विभ्रम तथा अनुपयुक्त भाव मनोविद्यता में सबसे अधिक पाए जाने वाले लक्षण है। इसको नोट कर लेंगे। भ्रमाशक्ति, ये ऐसा ऐसा होता है। मनोविद्यता से ग्रसित कई व्यक्तियों में भ्रमाशक्ति, डिल्यूजन्स विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस किसी को भी स्किज़ोफ्रेनिया है, पर्सन ए को, उसमें क्या मिलेगा? हमको डिल्यूजन्स मिलेंगे, इसकी भ्रमाशक्ति हमको मिलेगी। भ्रम क्या है? जो चीज सही नहीं है उस चीज का होना। भ्रमाशक्ति एक झूठा विश्वास है जो अपर्याप्त आधार पर बहुत मजबूती से टिका रहता है। इस पर तार्किक युक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा वास्तविकता में जिसका कोई आधार नहीं होता है। मतलब एक व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से, जैसे मान लीजिए आप पीड़ित है, तो आपको लगेगा कि आप अपने घर में आराम से बैठे हैं, कोई बाहर से कुछ लेके आ रहा है तो आपको लगेगा कि आपको मारने आ रहा है ना? इस प्रकार की बातें। आप टेबल के नीचे छुप जाएंगे, पलंग के नीचे घुस जाएंगे, बिल्ली से आपको डर लगेगा, चूहों से आपको डर लगेगा,
आपको लगेगा कि ये चूहा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ये सब क्या है, इसका तार्किक रूप से कुछ भी सही नहीं है, है ना। कोई अगर चाकू लेके, आपकी माताजी या पिताजी चाकू ले किचन में कुछ काम कर रहे हैं और वो चाकू लेके मान लीजिए बाहर पेपर वाला आया है तो पेपर लेने के लिए गए हैं, तो आपको ये लगेगा कि वो चाकू से आपको मारने आ रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या होते हैं, हमको डिल्यूजन्स होते हैं, भ्रमाशक्ति होती है। इस पर तार्किक युक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा वास्तविकता में जिसका कोई आधार नहीं होता है, ठीक है। तो पेपर वाला अगर पेपर फेंक के दे रहा है आपको, तो आपको लगता है वो पेपर से आपके सर पे जख्म कर देगा और आपको अल्जाइमर और दूसरी बीमारी जो है एमनीशिया डिमनीशिया वो सब आपको हो जाएगा। मनोविद्वता में उत्पीड़न भ्रमाशक्ति डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे हाई क्या मिलेगा हमको, डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन। इस तरह के भ्रमाशक्ति से ग्रसित लोग, मान लीजिए पर्सन है ABCD, ये किससे ग्रसित है, स्किज़ोफ्रेनिया से, मनोविद्वता से, और उसमें क्या है सबसे ज्यादा हाई है, डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन। यह विश्वास करते हैं कि लोग उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, उनकी जासूसी कर रहे हैं, उनकी मिथ्या निंदा की जा रही है, उनको धमकी दी जा रही है, उन पर आक्रमण हो रहे हैं या उन्हें जानबूझकर उत्पीड़ित किया जा रहा है, ठीक है। तो डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन सबसे ऊपर मिलता है हमको, है ना, सर्वाधिक पाई जाती है। मतलब ये तो मिलेगा ही मिलेगा हमको, उत्पीड़न भ्रमाशक्ति मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। आपको लगेगा कि लोग आपके बारे में भला बुरा कह रहे हैं, आप ऑफिस में जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि जैसे ही आपने एंट्री की सब आपके बारे में बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। सब अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन आपको लगता है सब आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपने नई पैंट पहनी है, उसके बारे में आपको लगता है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपने नया सूट पहना है, उसके बारे में आपको लगता है लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। आप सब्जी लेने के लिए मार्केट में जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो कॉलोनी के लोग हैं वो आप ही को देख रहे हैं, आप थैली में क्या लेके आए हैं, काली पन्नी आई है तो काली पन्नी के अंदर क्या आया है, ठीक है। ये सब आपके मन में विचार आते हैं, तो इसे कहते हैं हम, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है उस पर बात करेंगे तो उसे कहते हैं उत्पीड़न की भ्रमाशक्ति, ठीक है। और उन पर आक्रमण हो रहे हैं, जैसे अभी बताया कैरेक्टर को आक्रमण हो रहा था। मनोविज्ञता से ग्रसित लोगों में संदर्भ भ्रमाशक्ति डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस भी हो सकती है, जिसमें वे दूसरों के कार्यों, वस्तुओं और घटनाओं के प्रति विशेष और व्यक्तिगत अर्थ जोड़ देते हैं। दूसरा कौन सा है, संदर्भ वाला, रेफरेंस, मतलब कोई अपना कुछ काम कर रहा है उससे आप स्वयं का रेफरेंस जोड़ देंगे। फिर है आपके पास डिल्यूजन्स ऑफ ग्रांड्योर, अत्यमहन्यता भ्रमाशक्ति, है ना। अत्यमहन्यता भ्रमाशक्ति डिल्यूजन्स ऑफ ग्रांड्योर में व्यक्ति अपने आप को बहुत सारी विशेष शक्तियों से संपन्न मानता है, ठीक है। आपको लगेगा कि आप क्या है, आप गॉडजिला हैं या आप जो भी हैं, अपार शक्ति है, आप बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी है, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। आपके पास मतलब जादू से आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है। किसके अंदर, स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। कौन कौन सा देख लिया हमने, नंबर 1, 2 एंड 3 देख लिया, डिल्यूजन्स ऑफ ग्रांड्योर। चौथा देखते हैं कौन सा है, डिल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल। वे मानते हैं कि उनके विचार, भावनाएं और क्रियाएं दूसरों के द्वारा नियंत्रित की जा रही है। डिल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण, भ्रमाशक्ति, तो ये चार जो है इनको आप नोट कर लेंगे, IMP है ये, ठीक है। डिल्यूजन्स ऑफ ग्रांड्योर और ये डिल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या लगेगा कि आपके जो थॉट्स, इमोशंस या किसी के द्वारा आपको नियंत्रित किए जा रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है उसका एग्जिस्टेंस हो भी और नहीं भी, ये डिपेंड करता है किस प्रकार का स्किज़ोफ्रेनिया है आपको, उसकी बात हो रही है। मनोविद्वता में व्यक्ति तर्कपूर्ण ढंग से सोच नहीं सकते तथा विचित्र प्रकार से बोलते हैं, ठीक है। यह औपचारिक चिंतन विकार, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, उनके संप्रेषण को और कठिन बना देता है। उदाहरणार्थ, एक विषय से दूसरे विषय पर तेजी से बदलना, जैसा अभी आपने देखा कैरेक्टर तीसरी से एकदम आक्रमण की बात करने लगा, जो चिंतन की सामान्य संरचना को गड़बड़ा देती है और यह तर्कहीन लगने लगता है। विषय के साहचर्य को खोना, विषय अवथवन, है ना, उल्टा सीधा बोलना, जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम मुकेश है तो है मुकेश नाम मेरा, इस प्रकार से बोलना, नए शब्दों या मुहावरों की खोज करना, अपने स्वयं के शब्द बनाना, नव शब्द निर्माण और एक ही विचार को अनुपयुक्त तरह से बार बार दोहराना, ठीक है। मैं मरने वाला हूँ, मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत आने वाली है, मौत की गोली कोई लेके आ रहा है मार्केट से, इस प्रकार के जब विचार आएंगे तो उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। ये भी हमको देखने मिलता है किसके अंदर, स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। फिर मनोविद्वता रोगी को विभ्रांति, हेल्यूसिनेशन हो सकती है, अर्थात बिना किसी बाह्य उद्दीपक के प्रत्यक्षण करना, ठीक है, कि बाहर से कोई नहीं आ रहा लेकिन उनको क्या लग रहा है कि उनके ऊपर कोई आक्रमण करने आ रहा है। मनोविद्वता में श्रवण विभ्रांति, ऑडिटरी हेलुसिनेशन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। देखने के बजाय सुनाई उनको देता है ना, कि कहीं से कोई आवाज आ रही है ना, अजीब अजीब आवाज, तुमने वो आवाज सुनी, जैसा अभी वो कैरेक्टर कर रहा था। रोगी ऐसी आवाजें या ध्वनि सुनते हैं जो सीधे रोगी से शब्द, मुहावरे और वाक्य बोलते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा लोग आपस में बात करते हैं, टीवी वगैरह में दिखाया जाता है, वो किससे संबंधित होता है, वो आपके इसी हेल्यूसिनेशन से संबंधित होता है, यानी कि आपकी विभ्रांति से संबंधित होता है। रोगी ऐसी आवाजें या ध्वनि सुनते हैं जो सीधे रोगी से शब्द, मुहावरे और वाक्य बोलते हैं। द्वितीय व्यक्ति विभ्रांति, या आपस में रोगी संबंधित बातें करते हैं। तृतीय व्यक्ति विभ्रांति, इन विभ्रांतियों में अन्य ज्ञानेंद्रियां भी शामिल हो सकती हैं, जिनमें स्पर्शी प्रकार की झुंझुनी वगैरह आती है, जलन वगैरह होती है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, सोमैटिक मतलब बॉडी की बात हो रही है, पेट में सांप का रेंगना, ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर कुछ हो रहा है ना, रसायन वगैरह फैल रहे हैं। फिर
दृष्टि विभ्रांति भी लगता है, लोगों या वस्तुओं की सुस्पष्ट दृष्टि या रंग का अस्पष्ट प्रत्यक्षण, सफेद को काला देख रहे हैं, काले को पीला देख रहे हैं, है ना। रस संवेदी गुस्टेटरी हेलुसिनेशन ये भी होता है। खाने और पीने की वस्तु का विचित्र स्वाद, पिज्जा खा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि मतलब करेले का स्वाद आ रहा है। और घ्राण विभ्रांति ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, धुएं और जहर की गंध प्रमुख है। ठीक है, तो लगभग लगभग सभी आपके सेंसेस कवर हो गए यहाँ से। ठीक है, तो ये भी आपके किसके अंदर होता है, हेलुसिनेशन में होता है। फिर यहाँ पे एक और काम की चीज, आपके मनोविद्लता के रोगी अनुपयुक्त भाव इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट भी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ऐसे संवेग जो स्थिति के अनुरूप ना हो। मान लीजिए किसी की मौत हो गई है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो वहां जाके वो क्या करेंगे, वो ठहाके लगा के हंस देंगे, ठीक है, या फिर जोर जोर से बातें करेंगे। और मान लीजिए किसी पार्टी में गए हैं, ठंडी में कॉफी वगैरह पी रहे हैं, वहां पे खाना वगैरह खा रहे हैं सब लोग, तो वहां जाके फूट फूट के रोना स्टार्ट कर देंगे, है ना, रोना धोना मचा देंगे कि जैसे वहां पे कोई किसी की मृत्यु हो गई हो। ठीक है, तो ये भी हमको देखने को मिलता है किसके अंदर, स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे किसकी, नकारात्मक लक्षण नहीं, लक्षण की। ठीक है, तो ये सब जो देखा आपने, ये सब कौन से थे, ये सब आपके पॉजिटिव थे, सब में बहुत हाई हाई है ना, ग्रैंडोर, कंट्रोल, ये सब चीजें क्या है, बहुत ऊंची हैं। अब हम बात करेंगे विकट न्यूनता होती है जिनमें वाक्य अयोग्यता, विसंगत एवं कुंठित भाव, इच्छा शक्ति का हास और सामाजिक विनिवर्तन सम्मिलित होते हैं। मनोविद्वता के रोगियों में अलोगिया या वाक अयोग्यता पाई जाती है, जिसमें भाषण, विषय तथा बोलने में कमी पाई जाती है। लोग बात ही नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। मनोविद्वता के कई रोगी दूसरे अधिकांश लोगों की तुलना में कम क्रोध, है ना, गुस्सा भी नहीं दिखाएंगे, नॉर्मल रहेंगे, उदासी, खुशी तथा अन्य भावनाएं प्रदर्शित करते हैं, कम करेंगे। ठीक है, लेकिन इसलिए उनके विसंगत भाव, ब्लंटेड इफेक्ट, अभी कौन सा देखा हमने, इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट में क्या होता है कि हंसना है तो रोएंगे और रोना है तो हंसेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विसंगत भाव, ब्लंटेड इफेक्ट होते हैं। कुछ रोगी किसी भी प्रकार का संवेग प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसे कुंठित भाव, क्या कहेंगे उसे, उसे हम फ्लैट इफेक्ट कहेंगे, की स्थिति कहते हैं। मनोविद्वता के रोगी इच्छा शक्ति न्यूनता, अवोल्यूशन, अर्थात किसी काम को शुरू करने या पूरा करने में असमर्थता तथा उदासीनता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लैक ब्लैक में लिखा हुआ है, ये सब आपके काम का है, इसके अंदर ये आएगा। इस विकार के रोगी सामाजिक रूप से अपने को अलग कर लेते हैं, ठीक है, तथा अपने विचारों और कल्पनाओं में पूर्ण रूप से खोए रहते हैं। तो वो अपने जो कल्पना करते हैं उसी में लगे रहते हैं, दूसरों से बातचीत करना वगैरह वो पसंद नहीं करते हैं। तो अभी देख लिया हमने पॉजिटिव सिम्टम्स, फिर देख लिए हमने नेगेटिव सिम्टम्स। अब हम बात करने वाले हैं मनोविद्वता के रोगी मनः चालित लक्षण, साइको मनः मोटर मतलब चालित लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं। वे अस्वाभाविक रूप से चलते हैं, टेढ़े मेढ़े चलेंगे, है ना, या फिर कैसे चलेंगे, आप कदम कैसे रखते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इस प्रकार से चलते हैं आप। ठीक है, वो कैसे चलेंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। सिर्फ एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, प्रत्येक का अलग अलग हो सकता है ना, सिर्फ एग्जाम्पल बताने के लिए कि सामान्य चाल नहीं चलेंगे। या फिर कैसे चलेंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर रुक जाएंगे, फिर राइट लेफ्ट, फिर रुक जाएंगे, फिर राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, फिर रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे यहाँ पे, है ना, बीच बीच में। तो कैसा रहेगा, अस्वाभाविक रहेगा। ठीक है, विचित्र मुख विकृतियां बनाएंगे, है ना, उटपटांग अजीब से चेहरे शक्ल बनाएंगे एवं मुद्राएं प्रदर्शित करते हैं, है ना, ऊपर कहीं भी देखने लगेंगे, आसमान में, यहाँ वहां। यह लक्षण अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कैटाटोनिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, कैटाटोनिया में क्या होता है, आपकी साइकोमोटर सिम्टम्स की बात हो रही है, यानी कि आप क्या करेंगे, टेढ़े मेढ़े से चलेंगे आप, है ना, अजीब सी शक्ल बनाएंगे, उटपटांग, और ये सब आप इच्छा से नहीं कर रहे हैं, इस विकार की वजह से आप कर रहे हैं। कैटाटोनिक जड़िमा, कैटाटोनिक स्टुपर की अवस्था में लंबे समय तक रोगी गतिहीन और चुप रहता है ना, 2-3 घंटे तक चुप ही बैठे रहेंगे। कुछ लोग कैटाटोनिक दृढ़ता, अर्थात घंटों तक एक ही मुद्रा में रहना प्रदर्शित करते हैं ना, एक टांग टांग पे ही खड़े हो जाएंगे, या फिर बिस्तर पर लेटे ही रहेंगे, ऊपर आंख देखते रहेंगे, यहाँ वहां कहीं नहीं देखेंगे। दूसरे अन्य रोगी कैटाटोनिक संस्थिति, है ना, अर्थात विचित्र उटपटांग मुद्राओं को लंबे समय तक प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये भी आएगा किसके अंदर, ये आएगा आपके साइकोमोटर सिम्टम्स के अंदर। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, ये आपका स्किज़ोफ्रेनिया इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, मनोविद्वता की बात हो रही है, पूरा डिटेल में कवर किया है। और कुछ लगेगा हमको कि बॉडी के अंदर क्या होता है, वो सब आपको आगे एडवांस लेक्चर में बताएंगे, क्या क्या चीजें और मेन इसके अंदर आपको इंक्लूड करनी है। तंत्रिका जन्य विकार की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे आपकी तंत्रिका यानी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तंत्रिका जन्य विकार की एक सामान्य विशेषता है कि ये विकार की प्रारंभिक अवस्था में प्रकट होते हैं। तो आपका ये जो पूरा है, आपको पूरा नोट करना है, मतलब यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, टेक्टाइल, सोमेटिक,
गुस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, ये सब होता है, ये इफेक्ट में ये होता है। एक एक दो लाइन में आप इसको मेंशन कर लेंगे, क्योंकि ये आपका स्किज़ोफ्रेनिया मनोविद्वता हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी साइकोलॉजी एग्जाम के लिए। ये अभिलक्षण प्रायः बच्चे के विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व या विद्यालयी जीवन की प्रारंभिक अवस्था में पाए जाते हैं। तो बात करेंगे हम न्यूरो डेवलपमेंटल विकार की, तो क्या होता है, हमको हमेशा स्टार्टिंग स्टेज में मिल जाएंगे, है ना, अर्ली स्टेज में हमको मिल जाएंगे। ये सब आपको स्किज़ोफ्रेनिया बचपन में काफी कम देखने मिलेगा, बाद में ज्यादा होता है ये सब, ठीक है, 18-20 साल 22 साल इसके बाद आपको देखने मिलता है। लेकिन मोस्टली कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कि आप पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं, आपने 18-20 साल बोला था, जनरल एग्जाम्पल बता रहे हैं। और जनरल एग्जाम्पल के अंतर्गत ही आपका जो तंत्रिकाजन्य विकार है ये कब होता है, प्रारंभिक अवस्था में हमको देखने को मिलता है। ये विकार वैयक्तिक, सामाजिक, शैक्षिक और व्यावसायिक क्रियाकलापों में हानिकारक सिद्ध होते हैं, ठीक है। ये किसी विशेष व्यवहार में कमी या अधिकता के रूप में या किसी विशेष आयु उपयुक्त व्यवहार को प्राप्त करने में विलंब के रूप में परिलक्षित होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी तंत्रिका जन्य के अंदर क्या आएगा, न्यूरो डेवलपमेंटल में। अब हम बाल्यावस्था के विकारों की चर्चा करेंगे, जैसे एडीएचडी, ये बताया था आपको पहले भी। एडीएचडी अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, इसमें हम अटेंशन नहीं रख पाएंगे बच्चे जो है वो, ठीक है, मैम पढ़ा रही हैं वो खिड़की के बाहर देखेंगे, इस प्रकार के काम करेंगे। स्वलीनता वर्णक्रम विकार, बौद्धिक अशक्तता तथा विशिष्ट अधिगम विकार, ठीक है। ये आपको कौन सा है, स्वलीनता वाला, ये है आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये है आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और ये है आपका विशिष्ट अधिगम विकार स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। सब किस में होगा, ये सब बच्चों में होगा, है ना। ऑटिज्म भी बच्चों में, अटेंशन डेफिसिट एडीएचडी बच्चों में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईक्यू की जो बात करते हैं वो भी बच्चों में, और विशिष्ट अधिगम विकार ये भी बच्चों में। यदि इन विकारों पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह आगे चलकर जैसे जैसे बच्चा प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ता है गंभीर और दीर्घकालिक विकारों को जन्म देती है। अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार के दो मुख्य लक्षण हैं, अनवधान इनअटेंशन एवं अतिक्रियाशीलता या फिर आवेगशीलता। हाइपर एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी करनी है, क्या करेंगे वो, हाइपर एक्टिविटी करेंगे और इंपल्सिविटी दिखाएंगे। जो बच्चे अन्य मनस्क इनअटेंटिव, अब यहाँ पे देखिए होते हैं, वे काम या खेल के समय मानसिक प्रयास को देर तक बनाए नहीं रख पाते। कुछ खेल रहे हैं क्रिकेट वगैरह या फिर लूडो वगैरह खेल रहे हैं, तो उसमें अवधान उनका कॉन्सेंट्रेट नहीं रह पाएगा। उन्हें अपना ध्यान केवल एक वस्तु पर लगाने में या अनुदेशों का पालन करने में बड़ी कठिनाई होती है। सामान्य शिकायतें इस प्रकार की होती हैं, जैसे बच्चा सुनता नहीं है, हमारा बच्चा बहुत नटखट है, सुनता नहीं है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, इसका तो मन ही नहीं लगता है, अनुदेशों का पालन नहीं करता, विसंगठित है, आसानी से उसका ध्यान हटाया जा सकता है ना। हमारा लड़का जो है भुलक्कड़ है, दिया गया काम पूरा नहीं करता है और उबाऊ क्रियाओं में जल्दी ही उसकी अभिरुचि, इंटरेस्ट समाप्त हो जाती है, पढ़ने कभी नहीं बैठता है, पिताजी डांटते हैं तभी आके बैठता है। जो बच्चे आवेगशील इंपल्सिव होते हैं वे अपनी तात्कालिक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते या काम करने से पहले सोच नहीं पाते हैं। वे प्रतीक्षा करने में कठिनाई महसूस करते हैं, हमारी बस कब आएगी, हम स्कूल कब जाएंगे, या अपनी बारी आने की प्रतीक्षा नहीं कर पाते। अपने तात्कालिक प्रलोभन को रोकने में कठिनाई होती है या परितोषण में विलंब या देरी सहन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कौन से बच्चे होंगे, इंपल्सिव वाले होंगे। पहला कौन सा था, जिनको अटेंशन नहीं रख पाएंगे, ये कौन से बच्चे हैं, इंपल्सिव, हर बात की क्या है, इनको जल्दी है। छोटी घटनाएं जैसे चीजों को गिरा देना काफी सामान्य बात है, जबकि इससे अधिक गंभीर दुर्घटनाएं और चोटें भी लग सकती हैं। अब हम बात करेंगे अतिक्रिया की, यानी कि हाइपर एक्टिविटी के भी कई रूप होते हैं। एडीएचडी वाले बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एक जगह शांत नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ खेल मस्ती मजाक हंसी मजाक करते रहेंगे। एक पार्ट के समय स्थिर या शांत बैठे रहना उनके लिए बहुत कठिन होता है। बच्चा चुलबुलाहट कर सकता है, उपद्रव कर सकता है, कमरे में चढ़ सकता है, कैसे चढ़ेगा वो देख लेंगे, या यूं ही कमरे में निर्देशित दौड़ सकता है। तो यहाँ पे माता पिता और अध्यापक ऐसे बच्चों के बारे में कहते हैं कि उसके पैर में क्या लगी है, चक्की या चक्री लगी है, जो हमेशा चलता रहता है तथा लगातार बातें करता रहता है। ये बात किसकी कही हमने, एडीएचडी की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जो ऊपर बताए हैं सारी चीजें। अब हम बात करेंगे स्वलीनता वर्णक्रम विकार की, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर में सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण कौशलों तथा रूढ़िवादी तरीकों के व्यवहारों, अभिरुचियों और गतिविधि योग को समझने में कठिनाई आती है। मतलब जो सब अब नॉर्मल बच्चा सीखता है वो सब इनको सीखने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। स्वलीनता वर्णक्रम विकार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों को विभिन्न संदर्भों के अंतर्गत सामाजिक अंतःक्रिया, समाज के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बात करनी है, उसमें कठिनाई होती है, किसी को भी कुछ बोल देंगे। उनकी बहुत सीमित अभिरुचियां होती हैं, इंटरेस्ट भी काफी कम होते हैं तथा उनमें एक नियमित दिनचर्या की तीव्र इच्छा होती है। स्वलीनता वर्णक्रम विकार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले करीब 70% बच्चों में क्या होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, इसको नोट कर लेंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर एएसडी के अंदर क्या होगा,
70% बच्चे कैसे मिलते हैं जिसमें क्या होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, मानसिक रूप से वो कम होंगे तभी तो ये सब वो कर नहीं पा रहे हैं। स्वलीनता वर्णक्रम विकार से ग्रस्त बच्चे दूसरों से मित्रवत होने में गहन कठिनाई का अनुभव करते हैं। इनके फ्रेंड्स जो होंगे काफी कम होंगे। वे सामाजिक व्यवहार प्रारंभ करने में असमर्थ होते हैं तथा अन्य लोगों की भावनाओं के प्रति अनुक्रियाशील प्रतीत नहीं होते हैं। वे अपने अनुभवों या संवेगों को दूसरों के साथ बांटने में असमर्थ होते हैं, तो अपनी जो फीलिंग्स वगैरह है वो भी नहीं बताएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद उनमें से बहुत कभी भी वाक बोली का विकास नहीं कर पाते, और वे जो कर पाते हैं उनका वाक प्रतिरूप पुनरावृत्ति और विसामान्य होता है। स्वलीनता से पीड़ित बच्चे बहुत सीमित अभिरुचियां, इंटरेस्ट कम होते हैं, है ना। वस्तुओं को एक लाइन से लगाना या रूढ़ शरीर गति, जैसे शरीर को इधर इधर हिलाने डुलाने वाले होते हैं। ये पेशीय गति स्व उद्दीप्त, जैसे हाथ से मारना या आत्महानिकर, जैसे दीवार से सिर पटकना हो सकते हैं। तो यहाँ पे उन लोग ये सब काम करते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात हो रही है। अब चलते हैं आगे और बात करेंगे, ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम, बौद्धिक अशक्तता की। बौद्धिक अशक्तता कब मिलती है? 70 या उससे कम की बुद्धि। ठीक है। इसमें क्या डिफिकल्टी होगी, कमी मिलेगी हमको कम्युनिकेशन में, संप्रेषण में, अपनी स्वयं की देखरेख में, घर में रहने में दिक्कत, फंक्शन में दिक्कत, कार्य वगैरह में दिक्कत, जो 18 वर्ष से कम आयु के पहले अभिव्यक्त होते हैं। 18 वर्ष दिया है, 16 वर्ष एक ही बात है। अब हम बात करेंगे विशिष्ट अधिगम विकार की, यानी कि स्पेक्ट्रम स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की बात करेंगे, है ना। स्पेसिफिक लर्निंग से ग्रसित व्यक्ति को सूचना को अच्छी तरह से और स्पष्ट रूप से समझकर ग्रहण करने और आगे बढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है। ये विद्यालय जीवन के शुरुआती वर्षों में प्रकट होते हैं और व्यक्ति को पठन, लेखन तथा या गणित के आधारभूत कौशलों को समझने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मतलब एक चीज बताई जा रही है, उसको नहीं समझ रहे हैं, अपना ही अपना, इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसे काम ये करते हैं, है ना। कब देखने मिलता है हमको? अधिकतर बचपन में देखने मिलता है, और गणित वगैरह में इनको काफी दिक्कत होती है। प्रभावित बच्चों में अपनी उम्र के बच्चों से औसत से कम प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति होती है। हालांकि बच्चा अतिरिक्त सुविधा और प्रयासों के द्वारा एक स्वीकृत प्रदर्शन के स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। विशिष्ट अधिगम विकार संबंधित कौशलों, जो स्किल्स हैं, पर आधारित गतिविधियों, व्यवसायों में कार्यप्रणाली और प्रदर्शन में कमी ला सकता है। ध्यान रखना है आपको क्या क्या, स्किज़ोफ्रेनिया और जो हमने 3 डिसऑर्डर देखे अभी उनके बारे में। अब आगे चलते हैं, हानिकारक विघटनकारी आवेग नियंत्रण तथा आचरण विकार। विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ओडीडी से ग्रसित बच्चे उम्र के अनुपयुक्त हठ या जिद प्रदर्शित करते हैं तथा चिड़चिड़े, दुराग्राही, अवज्ञाकारी या शत्रुतापूर्ण तरह से व्यवहार करने वाले होते हैं। ठीक है। तो ये इतना काम का नहीं है आपके, कि नाम ध्यान रख लीजिए। ओडीडी में 2 मिनट वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए इसको। ये होता है कंडक्ट विचार आचरण विकार, सी डिसऑर्डर में ये होता है एंटी सोशल बिहेवियर, समाज विरोधी में आपको मालूम है क्या होगा, है ना। मानकों और दूसरों के व्यक्तित्व का, स्वत्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाले होते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। बच्चे कई तरह के आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जैसे शाब्दिक आक्रामकता, वर्बल एग्रेशन, गालियां देना, कसम देना, शारीरिक आक्रामकता, मारना झगड़ना, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, होस्टाइल एग्रेशन, दूसरों को चोट पहुंचाना की इरादे से प्रदर्शित आक्रामकता, प्रोएक्टिव एग्रेशन, ये सब भी क्या करते हैं, बच्चे करते हैं। अब हम बात करेंगे पोषण तथा भोजन विकार की, IMP। ठीक है। विकारों का एक अन्य समूह, डिसऑर्डर्स का एक अन्य समूह जिसमें युवा लोगों की विशेष रुचि होती है, वह है भोजन विकार, ईटिंग डिसऑर्डर्स। पीने से संबंधित, पीने से नहीं, खाने से संबंधित डिसऑर्डर। इसमें क्या क्या है? क्षुधा अभाव, शुद्ध तीक्ष्णता तथा अनियंत्रित भोजन सम्मिलित है। क्षुधा अभाव, एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्षुधा अभाव, क्षुधा मतलब भूख, में व्यक्ति को अपने शरीर प्रतिमा के बारे में गलत धारणा होती है। उसको किसकी चाह होती है, देखते हैं, जिसके कारण वह अपने को अधिक वजन वाला समझता है। अक्सर खाने को मना करना, अधिक व्यायाम बाध्यता का होना तथा साधारण आदतों को विकसित करना, जैसे दूसरों के सामने न खाना, इनसे व्यक्ति काफी मात्रा में वजन घटा सकता है और यहाँ पे भूखा रह सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। बात करेंगे किसकी हम, एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है, व्यक्ति की चाहत होती है किसकी, जीरो फिगर की। ठीक है। जीरो फिगर की चाहत होती है कि मैं दुबला पतला दिखूं, दुबली पतली दिखूं, खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, मेरा वजन बहुत ज्यादा है, नियमित मैं व्यायाम वगैरह करूंगी, इसके लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना। यही चीज उनके मन में चलती रहती है, जिसे कहते हैं हम क्या, एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब हम चलते हैं, बात करते हैं अगली बुलिमिया नर्वोसा की। यानी पे यहाँ पे किसकी बात हो रही है, शुद्ध तीक्ष्णता की बात हो रही है, में व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में खाना खा सकता है। उसके बाद रेचक और मूत्रवर्धक दवाओं के सेवन से या उल्टी करके खाने को अपने शरीर से साफ कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या होता है, यहाँ पे ये व्यक्ति है, ये सामने खाने की थाली लगी हुई है। ठीक है। ये है आपकी किसकी बात हो रही है, BN की बात हो रही है, यानी कि बुलिमिया नर्वोसा, ईटिंग डिसऑर्डर है। ध्यान रखिएगा, ये कुछ अच्छी मजेदार बात नहीं है कि खाना भरपेट खा रहे हैं, डिसऑर्डर है। क्या करेगा, पूरी थाली निगल जाएगा, खा जाएगा, एकदम बहुत भूख लगेगी इसको, खा जाएगा। और फिर क्या करेगा यही व्यक्ति, यहाँ से अपने ये जीभ से क्या करेगा, यहाँ से अपने मुख से
यहाँ पे उल्टी करेगा खूब सारी, ठीक है, उल्टी करेगा। उसके बाद क्या लगेगा इसको कि मेरे संवेग अब नॉर्मल हो गए हैं, है ना, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी मैंने सब खा के सब उल्टी कर दी मैंने, उस वजह से सब बाहर आ गया है। ये बात कौन करता है? ये बात करता है आपका बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। व्यक्ति पेट साफ होने के बाद तनाव और नकारात्मक टेंशन वगैरह से उसको लगता है सब चला गया मेरे जीवन से, अपने आप को मुक्त महसूस करता है। किसके अंदर? शुद्ध तिश्यता बुलिमिया नर्वोसा के अंदर, ठीक है। और वहां पे ऊपर क्या कर रहा था? वहां पे वो खाना ही खाना छोड़ देगा, भूखा भी हो सकता है, मृत्यु की स्थिति तक अपने को भूखा रख सकता है। अब हम बात करेंगे अनियंत्रित भोजन की, जो ऐड देखते हैं आप जोमेटो और स्विगी, ये सब ऐड देखते हैं। बिंज ईटिंग की बात करते हैं, बी या बिंज ईटर, खूब खाइए में अत्यधिक भोजन करने का प्रसंग बारंबार पाया जाता है। अभी खाया, 15 मिनट बाद फिर खाएंगे, फिर खाएंगे, फिर खाएंगे। व्यक्ति में सामान्य की तुलना में जल्दी जल्दी खाने की आदत होती है और वह तब तक खाता रहता है जब तक कि उसे महसूस होता है कि वह जरूरत से ज्यादा खा चुका है। 80 कैपेसिटी है, 90 तक खा लेगा, तब उसको लगेगा कि हाँ अब मैंने बिंज ईटिंग कर ली है। वास्तव में बहुत अधिक खाना उस स्थिति में भी खाया जाता है जबकि व्यक्ति को भूख नहीं लगी होती है, ठीक है। मतलब अभी क्या किया है, 8 बजे खाना खा लिया है, पेट एकदम भरा हुआ है, लेकिन फिर भी 10 बजे अगर आप कुछ आएगा बाहर से ऑर्डर वगैरह खाना या कुछ बनेगा तो क्या करेगा व्यक्ति? फिर से खाएगा अनियंत्रित भोजन के अंदर, ठीक है। तो भोजन के अंदर क्या याद रखना है आपको? एनोरेक्सिया नर्वोसा, आदमी भूखा रहेगा। फिर है आपका बिंज ईटिंग में क्या करेगा? बहुत तेज खाएगा, बार बार खाएगा, है ना। और ये आपका बुलिमिया नर्वोसा में क्या करेगा? खा के फिर ये उल्टी करेगा। अब यहाँ देखिए अगला है मादक द्रव्य से संबंधित तथा व्यसनकारी विकार। यहाँ पे शराब, अल्कोहल, इस सब की बात होगी। निकोटीन, व्यसनात्मक व्यवहार, चाहे इसमें उच्च कैलोरी वाला भोजन करना जिससे अत्यधिक वजन बढ़ जाता है, या मद्य या कोकीन का दुरुपयोग करना शामिल है, जो आज के समाज में सबसे गंभीर समस्या है। कैलोरी क्या होती है? बॉडी को चाहिए एनर्जी, उसके लिए कैलोरी, ठीक है। उसमें उच्च कैलोरी वाला भोजन करना, है ना, ये भी व्यसन हो सकता है। लोग क्या करते हैं, जो आपने देखा होगा जिम वगैरह में जाते हैं, क्या करते हैं वो भगाभग क्या खाते हैं? प्रोटीन 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 प्रोटीन, है ना, हमेशा प्रोटीन प्रोटीन खाते रहेंगे, वो हमेशा प्रोटीन की बातें करेंगे, प्रोटीन खाना चाहिए, पनीर खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, ये सब बातें वो करते रहते हैं, ठीक है। जिससे अत्यधिक वजन बढ़ जाता है, या फिर आप क्या करेंगे वहां पे? शराब वगैरह का वहां पे सेवन करेंगे। नियमित रूप से लगातार मादक द्रव्यों के सेवन से उत्पन्न होने वाले दुरुनुकूलक व्यवहार, कौन से व्यवहार? आपके मेल एडेप्टिव व्यवहार से संबंधित विकारों को क्या कहते हैं? मादक द्रव्य से संबंधित और व्यसनकारी विकार कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं आपका सब्सटेंस संबंधित, सब्सटेंस अब्यूज जिसे कहते हैं, सब्सटेंस संबंधित और एडिक्टिव, है ना, इसका एडिक्शन हो जाता है हमको। जिस प्रकार से आजकल इंटरनेट का एडिक्शन हो चुका है, उस प्रकार से इसी का एडिक्शन हो जाता है, सब्सटेंस भी हो जाता है हमको। इन विकारों से होने वाली समस्याएं व्यक्ति के शराब, कोकीन, तंबाकू और ओपियोइड जैसे मादक द्रव्यों के सेवन और दुरुपयोग से संबंधित होती है। एक दिन खाया, 2 दिन खाएंगे, 3 दिन खाएंगे, 4 दिन खाएंगे, दिन में 4 बार खाएंगे, दिन में 10 बार खाएंगे, ये सब क्या होता है? बढ़ता जाता है, जो उनके सोचने, थिंकिंग, महसूस करने, फीलिंग और व्यवहार पे परिवर्तन से जुड़ी होती है। जबकि इस श्रेणी के अंतर्गत बहुत से विकारों को सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ पर बार बार उपयोग किए जाने वाले कुछ मादक द्रव्यों के बारे में नीचे परिचर्चा की गई है, उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मद्य की बात कर रहे हैं, अल्कोहल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। जो लोग मद्य या शराब का दुरुपयोग करते हैं वे काफी मात्रा में शराब का सेवन नियमित रूप से करते हैं, रोज 20 ml पी रहे हैं तथा कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए उस पर निर्भर रहते हैं। धीरे धीरे शराब पीना उनके सामाजिक व्यवहार तथा सोचने और काम करने की क्षमता को प्रभावित करने लगता है। कई लोगों में शराब का दुरुपयोग उस पर निर्भरता की सीमा तक पहुंच जाता है कि दिन में अगर वो नहीं शराब का सेवन करेंगे तो इससे क्या होगा? उनको दिक्कत आएगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उनका शरीर शराब को सहन करने की क्षमता विकसित कर लेता है तथा उन्हें वही प्रभाव पाने के लिए ज्यादा मात्रा में शराब पीनी पड़ती है। जब वे शराब पीना बंद कर देते हैं तो उन्हें विनिवर्तन अनुक्रियाओं का अनुभव होता है, लगता है कि अब जीवन खत्म होने वाला है। मद्य व्यसनता करोड़ों परिवारों सामाजिक बर्बाद कर चुकी है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले कई सड़क दुर्घटनाओं के जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए मनोवैज्ञानिक समस्याओं की उच्च दर पाई जाती है, विशेषकर दुश्चिंता, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, दुर्वृत्ति और मादक द्रव्यों के सेवन संबंध विकार। अधिक शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब हम बात करते हैं अगली हेरोइन की, ठीक है। हेरोइन यहाँ पे कोई हीरोइन नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है हेरोइन का दुरुपयोग सामाजिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण ढंग से बाधा पहुंचाता है। अधिकांश दुरुपयोग करने वाले हेरोइन पर निर्भरता विकसित कर लेते हैं। हर चीज क्या होगा इसमें? आपको एडिक्शन इतना हो जाएगा कि आप क्या समझेंगे? उसको डिपेंड हो जाएंगे। आज देखिए कोई भी चीज आप बिना गूगल के नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल पे आप इतना निर्भर हो चुके हैं, इनका एडिक्शन हो चुका है। सेम चीज आपकी कोकीन के साथ भी होगा और हेरोइन के साथ भी होगा, ठीक है। बस इतना ही आपका सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर में, है ना। मद्य के प्रभाव देखिए यहाँ पे कुछ दिया है, अल्कोहल के प्रभाव क्या है,
सभी अल्कोहल पेय पदार्थों में एथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल मिलेगा हमको। यह द्रव्य रक्त में अवशोषित होकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक जाता है, जहां यह क्रियाशीलता को मंद करता है, मतलब सीएनएस की एक्टिविटी को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। सीएनएस में क्या होता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। एथाइल अल्कोहल मस्तिष्क के उन हिस्सों को सुस्त करता है जो निर्णय और अवरोध को नियंत्रित करता है। लोग ज्यादा बातूनी और मैत्रीपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। अब जहां आपका डिसीजन और आपका अवरोध अटेंशन क्या कर दिया, इसने ब्लॉक कर दिया। वे अधिक आत्मविश्वास तथा खुशी का अनुभव करते हैं कि अब मैं ही राजा, मैं ही मंत्री, मैं ही सिपाही हूँ। जैसे जैसे अल्कोहल अवशोषित होता है, यह मस्तिष्क के अन्य हिस्सों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए शराब पीने वाले व्यक्ति ठीक से निर्णय नहीं कर पाते, बोली एकदम उनकी जुबान जो है लड़खड़ाने लगती है और कम सावधानी वाली हो जाती है, इसलिए एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। स्मृति भी सामान्य होने लगती है। बहुत लोग संवेगात्मक इमोशनल हो जाते हैं या भावुक हो जाते हैं या फिर उग्र और आक्रामक हो जाते हैं। पेशीय कठिनाई बढ़ जाती है, मोटर मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं। उदाहरणार्थ, चलते समय लोग अस्थिर हो जाते हैं, कभी नाले में गिरे मिलेंगे, कभी रोड में, तथा सामान्य कार्य करने में भी अकुशल हो जाते हैं। दृष्टि मंद हो जाती है, धुंधली हो जाती है और सुनने में उन्हें क्या होती है, कठिनाई होती है। मतलब पूरे मस्तिष्क में सीएनएस पे हमला बोल दिया है तो पूरा ब्रेन काम करना गया काम से, ठीक है। इस प्रकार से उन्हें वाहन चलाने या साधारण सी समस्या का समाधान करने में भी क्या होती है, वहाँ पे कठिनाई होती है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामान्यतः दुरुपयुक्त मादक द्रव्य सब्सटेंस अब्यूज ड्रग्स यहाँ पे दिए हुए हैं, पदार्थ दिए हुए हैं। DSM-5 के अनुसार अल्कोहल देखा आपने क्या होता है इसके अंदर होता है इथाइल अल्कोहल। उत्तेजक में क्या है, डेक्स्ट्रो एम्फिटामाइंस, मेटा एम्फिटामाइंस और कोकीन, ये उत्तेजक है। कैफीन में कॉफी, चाय, कैफीनिक सोडा, पीड़ानाशक गोलियां, चॉकलेट और कोको। कैनबीस में गांजा या भांग, ठीक है। विभ्रांति उत्पादक में हेल्यूसिनोजन, मतलब क्या करेंगे, आपको हेल्यूसिनेट करेंगे। LSD, मेस्कालाइन, सूंघने की दवाएं, गैसोलीन, गोंद, पेंट विरलक, छिड़कने वाला पेंट, आजकल तो लोग आयोडेक्स और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तंबाकू में आपका सिगरेट, बीड़ी आ जाएगा। ओपियोइड में मोर्फिन, हेरोइन, कफ सिरप, पीड़ानाशक गोलियां। लोग तो एक एक बोतल कफ सिरप पी जाते हैं इसका जब सेवन करते हैं तो। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सब्सटेंस अब्यूज करते हैं इस चीज का। और शामक, बेहोश करने की दवाएं, कृत्रिम निद्रावस्था या दुश्चिंता दूर करने वाली नींद की गोलियां, तनाव को कम करने वाली दवा, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे ड्रग्स दिए हुए हैं, किसके अनुसार, DSM-5 के अनुसार। बस तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर भी खत्म होता है, डिसऑर्डर का सीरीज नंबर 2 का वीडियो ये। आपका डिसऑर्डर मेनली जितने डिसऑर्डर आते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। इनकी कुछ कुछ हल्की हल्की चीजें बाकी हैं, उसको भी जल्दी कवर कर लेंगे। लेकिन जो मोस्ट IMP था वो आपको बता दिया है, किसके अंदर क्या होता है, किसके अंदर क्या नहीं होता है, ठीक है। आपने स्ट्रेस से संबंधित चीजें भी देख ली हैं, है ना। हम बात करेंगे किसकी किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की। उसके अंदर हमने देख लिया है डायबिटीज देख लिया है और कैंसर देख लिया है और हमने CHD देख लिया है, ठीक है। तो CHD की एक वीडियो बनाएंगे, वो यूट्यूब पे रहेगी, तो उसको आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसी वीडियो है, अदरवाइज इसको यूट्यूब पे डालना है या नहीं वो डिपेंड ऑन डिस्क्रिप्शन, बट देखते हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे CHD वाली वीडियो भी, ठीक है। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम बात करेंगे आगे, हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर थेरेपीज के बारे में, स्टार्ट करेंगे थेरेपी की सीरीज, ताकि आपका एग्जाम जल्द नजदीक आने वाला है। मेन जो आपके काम का इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP है, उसको कवर करना है, ताकि सारे टॉपिक्स आपकी नज़र के सामने से एक बार आप देख लें, ठीक है। ताकि आप वहाँ पे चीज़ों को क्या कर पाए, वहाँ पे आसानी से एलिमिनेट कर पाए, ठीक है। ओके, और जो वैल्यू ऐड करना है वो वैल्यू ऐड भी समय पे कर दिया जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, मिलते हैं जल्दी।